नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस नाते आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के 7 दशकों में हजारों महान नेताओं ने जनता के हितों के लिए संघर्ष किया और अमर हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिसकी अंतिम यात्रा में लाखों भीड़ थी, जिसके अंतिम दर्शन को लाखों लोग टूट पड़े थे। शायद ही विश्व में किसी नेता की मौत की खबर पर सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी भारत के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नहीं, ये गाथा है एक मुख्यमंत्री की। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस राज्य की जनता अपना सब कुछ मानती थी। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की जयललिता अम्मा की। जयललिता का जन्म 24 फरवरी सन 1948 को एक अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुका के मेलूर कोट गांव में हुआ था। इनके दादा एक विख्यात सर्जन हुआ करते थे। महज 2 वर्ष की आयु में जयललिता के सिर से पिता का साया उड़ गया था, जिसके बाद इनकी माँ संध्या अपनी पुत्री को लेकर बेंगलुरु आ गई और यहीं तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अम्मा ने अपनी पढ़ाई सरकारी वजीफे पर चेन्नई में ही की थी। स्कूल के दिनों में ही जयललिता ने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। जब वे स्कूल में पढ़ रही थी तभी उनकी माँ संध्या ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया था। विद्यालयी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने सन 1961 में एपिसल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। मात्र 15 वर्ष की आयु में वे कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका करने लगी। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चिन्नाडा गोम्बे है, जो सन 1964 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। वे पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाई थी। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वो निरादई से अपना करियर शुरू किया और लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र सहित कई अन्य बड़े सितारों के साथ काम किया, किंतु उनकी ज़्यादातर फिल्में शिवाजी गणेशन और MG रामचंद्रन के साथ ही। जयललिता ने धर्मेंद्र के साथ हिंदी फिल्म इज्जत में काम किया था, जिसमें उनकी कलाकारी को बहुत सम्मान भी मिला था। जयललिता जी को दर्जनों पुरस्कार भी मिले, जिनमें 5 बार तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, 8 बार तमिलनाडु सिनेमा फैन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तमिल, 1 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु और 1 बार एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और 7 बार मद्रास फिल्म एसोसिएशन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। फिल्म जगत से निकलकर जयललिता के साथ काम करने वाले MG रामचंद्रन जब सूबे के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने जयललिता को भी अपने साथ राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। अम्मा ने सन 1982 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक की सदस्यता ग्रहण करते हुए MG रामचंद्रन के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर ली। सन 1983 में उन्हें पार्टी का प्रोपेगेंडा सचिव नियुक्त किया गया। बाद में अंग्रेजी में उनकी अच्छी वाक क्षमता को देखते हुए पार्टी प्रमुख रामचंद्रन ने उन्हें राज्यसभा भिजवाया और राज्य विधानसभा के उपचुनाव में जितवाकर उन्हें विधानसभा सदस्य बनवाया। सन 1984 से 1989 तक वे तमिलनाडु से राज्यसभा के सदस्य रही। बाद में पार्टी के कुछ नेताओं और रामचंद्रन के बीच दरार पैदा कर दी। उस समय वह एक तमिल पत्रिका में अपने निजी जीवन के बारे में कॉलम लिखती थी, पर रामचंद्रन ने दूसरे नेताओं के कहने पर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। सन 1984 में जब मस्तिष्क के स्ट्रोक के चलते रामचंद्रन अक्षम हो गए तब जया ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभालनी चाहिए, लेकिन तब रामचंद्रन ने उन्हें पार्टी के उपनेता पद से भी हटा दिया। वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन हो गया। इसके बाद अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2 धड़ों में बढ़ गई। एक धड़े की नेता MGR की विधवा जानकी रामचंद्रन और दूसरे की जयललिता। लेकिन जयललिता ने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वर्ष 1989 में उनकी पार्टी ने राज्य विधानसभा में 27 सीटें जीती और वे तमिलनाडु की पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। इसी दौर समय में उनके साथ DMK के विधायकों ने अभद्र व्यवहार भी किए, जिसमें जयललिता की साड़ी तक विधायकों ने फाड़ दी थी। जिसके बाद अम्मा के संघर्ष को जनता का भरपूर साथ मिला और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जयललिता ने वर्ष 1991 में
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद राज्य में हुए चुनाव में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। वे 24 जून सन 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1992 में उनकी सरकार ने बालिकाओं की रक्षा के लिए कैंडल बेबी स्कीम शुरू की ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। इसी वर्ष राज्य में ऐसे पुलिस थाने खोले गए जहां केवल महिलाएं ही तैनात होती। वर्ष 1996 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई और वे खुद भी बुरी तरह से अपना चुनाव हारे। इस हार के बाद सरकार विरोधी जनभावना और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए। पहली बार मुख्यमंत्री रहते उन पर कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अपने दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरण की शादी पर पानी की तरह पैसे बहाए। यह विषय भी इन मामलों का एक हिस्सा रहा। भ्रष्टाचार के मामलों और कोर्ट से सजा होने के बावजूद वे अपनी पार्टी को चुनाव जिताने में सफल रहे। हालांकि गंभीर आरोपों के कारण उन्हें इस दौरान काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ा। पर 2001 में फिर एक बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने में जयललिता को सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने गैर चुने मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाल ली। दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्होंने लॉटरी टिकट पर पाबंदी लगा दी। हड़ताल पर जाने की वजह से 2 लाख कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली पर रोक लगा दी। राशन की दुकानों में चावल की कीमत बढ़ा दी। 5,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोगों के राशन कार्ड खारिज कर दिए। बस किराया बढ़ा दिया। मंदिरों में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। इस बीच भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें अपनी कुर्सी अपने विश्वस्त मंत्री ओ पनीर सेल्वम को सौंपनी पड़ी। जब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से कुछ आरोपों से राहत मिली गई तो वो मार्च 2002 में फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने पशु बलि की अनुमति दे दी और किसानों की मुफ्त बिजली फिर से बहाल कर दी। अप्रैल 2011 में जब 11 दलों की गठबंधन ने 14वीं राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने 16 मई सन 2011 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मृत्यु पर्यंत तक अर्थात 5 दिसंबर 2016 तक मुख्यमंत्री रहे। वे अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में थोड़े विवादों में रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने चाहकों के एक बहुत बड़ा समुदाय बना लिया। ब्राह्मण विरोध में बनी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम प्रमुख और मुख्यमंत्री बनने वाली जयललिता एक ब्राह्मण थी। जयललिता ने 9 विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें सिर्फ एक बार उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। सन 1989 में बौद्धिन्य अखनूर से वो जीती थी। सन 1991 में उन्हें बरगूर से जीत प्राप्त हुई थी। 91 में हुए दूसरे चुनाव में कंगयम से जीती थी। सन 1996 में डीएमके के एजी सुगावनम ने उन्हें बुरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद सन 2002 और 2006 में अंडपट्टी से, 2011 में श्रीरंगम से और 2015 और 2016 में आरके नगर से उन्होंने जीत हासिल की थी। अचानक 22 सितंबर 2016 को लाखों दिलों की धड़कन अम्मा को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें अपोलो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। अंततः वो दिन आ गया जब दक्षिण भारत की प्रधानमंत्री कही जाने वाली अम्मा जयललिता ने अपने लाखों लाख समर्थकों को छोड़कर जाने का मन बना लिया। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि रात लगभग 11:30 बजे तमिलनाडु और लाखों लाख लोगों की नेता देवी अम्मा उन्हें छोड़कर जा चुकी। लाखों लोगों की भीड़ रात से ही चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गई थी। समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग बदहवास सड़कों पर दौड़े जा रहे थे। कई समर्थक तो सदमा बर्दाश्त न कर सके, उन्होंने प्राण ही छोड़ दिए। वो आलम देख टीवी चैनल पर बैठे तमाम पत्रकार भी अपने आंसू न रोक सके। द्रविड़ आंदोलन, जो हिंदू धर्म के किसी परंपरा और रस्म में यकीन नहीं रखता था, उससे जुड़े होने के कारण इन्हें दफनाया गया। द्रविड़ पार्टी की नींव ब्राह्मणवाद के विरोध में पड़ी थी। सामान्य हिंदू परंपरा के खिलाफ द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े नेता अपने नाम के साथ जाति सूचक उपाधि का इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर भी जयललिता जी के जीवन और आस्था को देखते हुए एक ब्राह्मण पंडित ने अंतिम विधि करके उन्हें दफन किया।
कि राजनीतिक गुरु एमजीआर को भी उनकी मौत के बाद दफनाया गया था। उनकी कब्र के पास ही द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और डीएमके के संस्थापक अन्ना दुरई की भी कब्र है। दफनाए जाने की वजह से राजनीति बताया गया। जयललिता की पार्टी एआईडीएमके उनके राजनीतिक विरासत को सहेजना चाहती है, जिस तरह से एमजीआर की। कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इस मामले में जो रस्म अपनाई गई वो वैष्णव परंपरा से ताल्लुक रखते हैं। आज भी भारतीय राजनीति में जयललिता जैसी लोकप्रियता, प्रेम और अपनापन शायद ही किसी नेता को मिला है या शायद ही किसी नेता को मिल सकता है। Marketing,